अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स। Stationary waves can be set up in other media also, such as air column inside a pipe or tube. A common example of vibrating air column is the organ pipe. अच्छा, जो स्टेशनरी वेव्स हैं वो एक पाइप के अंदर या एक ट्यूब के अंदर भी जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती हैं, जिसकी एग्जांपल जो क्या है, ऑर्गन पाइप। अब ऑर्गन पाइप जो है वो हमारे पास क्या है, मिसाल के तौर पर जो है वो एक फ्लूट या बांसुरी को भी जो है वो हम ऑर्गन पाइप कह सकते हैं। एन ऑर्गन पाइप इज अ विंड इंस्ट्रूमेंट। ये जो है वो एक हवा वाला आला होता है, इसको जो है वो मुंह से जो है वो हम उसमें फूंक मार कर जो है वो बजाते हैं। इन विच साउंड इज प्रोड्यूस, अब उसके अंदर जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है ड्यू टू सेटिंग अप ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम। उसके अंदर जो है वो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो साउंड इंट्रोड्यूस होती है। इट कंसिस्ट ऑफ ए हॉलो लॉन्ग ट्यूब। ये जो है वो एक लंबी सी ट्यूब होती है विद बोथ हैंड्स ओपन और विद वन हैंड ओपन। इसके या तो जो है वो दोनों सिरे बंद होते हैं, या एक सिरा जो है वो, इसके या तो दोनों सिरे ओपन होते हैं या एक सिरा जो है वो बंद होता है और एक जो है वो खुला हुआ होता है। The relationship between the incident wave and the reflected wave depend upon whether the reflecting end of the pipe is open or closed. तो जो वेव जो है वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी, तो वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो हमारे पास अगला सिरा है वेव का, वो जो है वो ओपन है या क्लोज है। इसको अब मैं आगे जाकर जो है वो डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, इफ द रिफ्लेक्टिंग एंड इज ओपन, अगर हमारे पास जो है वो मिसाल के तौर पर अगर एक ही जो है वो ये फ्लूट है, इस तरफ से जो है वो हम जो है वो उसके अंदर जो है वो फूंक मार रहे हैं, तो अगर तो अगले वाला सिरा जो है वो ओपन है, मिसाल के तौर पर ये पाइप है, इसका ये वाला सिरा भी ओपन है, ये वाला भी ओपन है। If the reflecting end is open, the air molecules have complete freedom of motion and this behave as an antinode. तो फिर जो है वो एयर के मॉलिक्यूल्स को अगली तरफ से रुकावट तो कोई आएगी नहीं, वो जो है वो सीधे गुजर जाएंगे और उसको जो है वो बोलते हैं एंटीनोड। अब एंटीनोड जो है वो हमारी वेवफॉर्म में कौन सा पॉइंट होता है जहां पर एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम होता है। अब वो जो उसका आखिरी सिरा होता है वहां पर जो है वो क्या होगा, एंटीनोड होगी। और इफ द रिफ्लेक्टिंग एंड इज क्लोज्ड, अगर ये जो हमारा पाइप है इसका जो है वो आखिरी सिरा जो है वो क्लोज्ड होगा, देन इट बिहेव्स एज ए नोड। फिर जो है वो एज ए नोड बिहेव करेगा। उसका जो लास्ट एंड है जो क्लोज्ड किया हुआ है, वहां से जो है वो वेवफॉर्म टकरा कर वापस आ जाएगी, और वहां जो है वो उस एंड पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो है वो जीरो होगी। उसको जो है वो हम नोड बोलते हैं। नोड वो होता है जिसके ऊपर जो है वो एम्पलीट्यूड की वैल्यू जीरो हो, और एंटी नोड वो होता है जिसके ऊपर एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो, बिकॉज द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज रिस्ट्रिक्टेड। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो स्टेशनरी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आकर इन ए पाइप एज डिस्कस्ड बाय द फॉलोइंग टू केसेस। अच्छा, पिछले केस जो है वो हमने जब देखा था स्टेशनरी वेव्स इन ए स्ट्रेचड स्ट्रिंग, तो हमने उसके अंदर जो है वो देखा था, जब हमने उसको थोड़ा सा प्लग किया था तो स्टेशनरी वेव जो है वो दूसरी जानब जो है वो मूवमेंट कर गई थी। इसका मतलब है वहां पर जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस हुई थी, जो वाइब्रेटिंग मोशन थी और जो एनर्जी ट्रांसफर हुई थी, उनका जो है वो आपस में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का था। लेकिन इसमें जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स प्रोड्यूस होंगी। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है कि जिस सम्मत में हमने जो है वो फूंक मारी है उसके के अंदर जो है वो फ्लूट बांसुरी के अंदर, तो उसी सम्मत में जो है वो एनर्जी भी हमारी ट्रांसफर हुई है। इसी वजह से उनके दरमियान जो है वो फेज डिफरेंस जो है वो कोई भी नहीं है, जीरो है। तो ये जो है वो इनकी नेचर जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की जो है वो होंगी। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को जो है वो समझना जो है वो मुश्किल है, इसलिए हम जो है वो इनको भी जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स के असूल के तहत ही जो है वो हम समझेंगे, जिस तरह हमने जो है वो पिछला केस किया था। अब हम जाते हैं जी डायग्राम पर। अच्छा, अब ये एक पाइप है, जिस तरह हमने बात की कि जो ओपन है बोथ हैंड्स से, पहले मैं जो है वो अभी आपको डायग्राम से समझा दूं। अब ये एक पाइप है या जी ये जो है वो एक फ्लूट है, एक ट्यूब है, जो दोनों सिरों से जो है वो ओपन है। तो हमने कहा जो उसके दोनों सिरे होंगे तो वहां पर क्या होगा जी, एंटी नोड होगी, यानी वहां पर जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होगी एम्पलीट्यूड की। और जो दूसरा केस है, जो दूसरा केस है जिसमें जो है वो एक सिरा जो है वो क्लोज्ड होगा, ऊपर नहीं होगा, तो वहां जो है वो कोई उस सिरे पर जो है वो वेवफॉर्म की वैल्यू क्या होगी, वहां पर जो है वो नोड होगी, वहां पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो है वो जीरो होगी। खैर, इस केस पर जो है वो हम बाद में आते हैं। अच्छा जी, मोड ऑफ वाइब्रेशंस। अच्छा, इसमें जो है वो हम जो वाइब्रेशंस हमने चेक करनी है, जिस तरह हमने पिछला टॉपिक सारा किया है,
बिल्कुल जो है वो ये वाला टॉपिक भी बिल्कुल उसी की तरह है, उसी की तरह सारे आंसर्स वगैरह आने हैं, सिर्फ हमारा जो है वो इस चीज़ों को चेक करने का मेथड थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है। बाकी आंसर्स जो है वो इसमें, जिसमें बोथ हैंड्स जो है वो ओपन है, तो इसमें जो है वो सारी कैलकुलेशंस वो ही आएंगी। तो इसलिए ये जो है वो पहला तो इंतहाई आसान है। अच्छा, लेट अस कंसिडर एन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ एल विच इज ओपन एट बोथ एंड्स। ये हमारे पास जो है वो एक पाइप है जिसकी लेंथ जो है वो एल है, और वो दोनों एंड्स से जो है वो ओपन है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर हम और देखें कि ये जो स्टेशनरी वेव्स इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं, ये जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अगर ये इस सम्मत में जा रही है तो ये वाली जो है वो इस सम्मत में आ रही है। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, इनकी वेवलेंथ जो है वो सेम है, इनकी स्पीड सेम है, लेकिन सिर्फ इनकी जो है वो डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये इस सम्मत में है और वो जो है वो इस सम्मत में है, इसलिए इसको जो है वो हम स्टेशनरी वेव्स जो है वो बोलते हैं। जिस तरह स्ट्रेचड स्ट्रिंग पिछले टॉपिक के अंदर, तो उसके अंदर जो वेव फॉर्म्स प्रोड्यूस हुई थी वो भी जो थी स्टेशनरी वेव्स थी, उनकी भी बाकी सारी चीजें सेम थी, सिर्फ जो है वो डायरेक्शन चेंज थी, ऑपोजिट थी। तो इसी तरह जो है वो इसके अंदर भी जो है वो डायरेक्शन सिर्फ जो है वो ऑपोजिट है। तो ये वाली जो है वो मोशन है, ये भी जो है वो स्टेशनरी वेव्स हैं। लेट अस कंसिडर, उसकी जो है वो लेंथ एल है, एज एज एट द ओपन एंड, ओपन एंड के ऊपर एन एयर मालिक्यूल्स एज कंप्लीट फ्रीडम ऑफ मोशन, वहां पर जो है वो एयर मालिक्यूल्स को खुली इजाजत है कि वो जो है वो आगे की जाना मूवमेंट कर सके। सो इट एक्ट्स एज एन एंटी नोड, इसलिए वो जो है वो एंटी नोड के तौर पर जो है वो अमल करती है, शोन इन फिगर। अच्छा, इन दिस फिगर लॉन्गिट्यूडिनल वेव सेटअप इनसाइड द पैप, तो वहां पर जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, जिनको हमने जो है वो कर्व्स के जरिए जो है वो दिखाया गया है। रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वेरिएशन ऑफ एयर पार्टिकल्स एट वेरियस पॉइंट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ पाइप। अच्छा, इस पाइप के अंदर जो है वो हमें मुख्तलिफ जगह पर जो है वो हमें उसके एम्पलीट्यूड्स की वैल्यू जो है वो हमें बताई गई हैं। अच्छा, जो हमारे पास जो था पिछला टॉपिक था, उसके अंदर हमने देखा था कि एक इस तरह की जो है वो हमारे पास एक स्ट्रेचड स्ट्रिंग थी, इस तरह वो बंधी हुई थी। जब हमने उसको जो है वो सेंटर से पकड़कर प्लग किया था, तो उसके अंदर जो है वो एक इस तरह की जो है वो वेवफॉर्म प्रोड्यूस हो गई थी, जिसके अंदर जो है वो सिर्फ एक ही लूप बनी थी। तो ये वाला जो हमारे पास केस है, तो इसके अंदर भी जो है वो सिर्फ एक ही लूप बनी है। अब आप कहेंगे कि जी ये एक कैसे है, ये तो हमें जो है वो बाहर दो नजर आ रही हैं। मिसाल के तौर पर ये जो वेवफॉर्म है, इसको उठाकर इसके सामने अगर हम रख दें ऐसे, या इसको उठाकर उसके सामने रख दें, तो क्या होगा, ये वाली जो है वो ऐसे ही बिल्कुल जो है वो यहाँ पर जो है वो नजर आएगी, वो भी जो है वो एक ही वेवफॉर्म, एक ही जो है वो लूप बन रही है। अच्छा जी। अच्छा, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये जो है वो सबसे पहला मोड ऑफ वाइब्रेशन है। इसके अंदर भी हमने क्या करना है, हमारा जो है वो हम ये जो टॉपिक्स कर रहे हैं, ये स्टेशनरी वेव्स का, इनमें जो है वो हमने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी होती है, एक वेवलेंथ लैम्डा और दूसरा जो है वो फ्रीक्वेंसीज। अच्छा जी, पहला है जी फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, जिसके अंदर जो है वो सिर्फ एक ही लूप बनी है। अच्छा, इन दिस केस एज शोन इन फिगर 7.8 ए है, देर इज ओनली वन नोड एन एट द मिडल ऑफ द पाइप। अच्छा, इसमें जो है वो सिर्फ एक नोड है और दो जो है वो एंटी नोड हैं। अच्छा, अब हम कोई जो है वो इसकी पहचान कैसे होगी कि ये वाला, अगर हम इसको देखें तो हमको कैसे पहचान होगी कि ये फंडामेंटल मोड है या कौन सा है। एक तो ये बात है कि हमें जो है वो बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है कि इसके अंदर जो है वो सिर्फ एक ही लूप है। अगर सिर्फ एक ही लूप है तो इसका मतलब है कि वो जो है वो फंडामेंटल मोड है। इसकी एक और निशानी ये भी है कि ये जो फंडामेंटल मोड है, इसके अंदर जो है वो नोड जो है वो सिर्फ एक होगा और एंटी नोड जो है वो सिर्फ दो होंगे। जिस तरह हमारे पास पिछला केस था, उसके अंदर स्ट्रेचड स्ट्रिंग में नोड हमारे पास दो थे, एक ये और एंटी नोड जो था सिर्फ एक था। इसके अंदर हमारे पास एंटी नोड दो हैं, एक ये और एक ये, और हमारे पास नोड जो है वो सिर्फ एक है। देर इज ओनली वन नोड एन एट द मिडल ऑफ द पाइप, तो हमारे पास जो है वो सिर्फ एक नोड जो है वो होगा मिडल के ऊपर। एज बोथ एंड्स ऑफ पाइप आर ओपन, तो दोनों एंड जो है वो इसके ओपन है। देर आर टू एंटी नोड्स एट बोथ द एंड्स, तो दोनों एंड्स के ऊपर जो है वो एंटी नोड्स मौजूद हैं। इफ लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड, अच्छा लैम्डा जो है वो उसकी वेवलेंथ है। अब एल, अगर हम जो है वो इसकी टोटल लेंथ को कैलकुलेट करें, मैंने आप लोगों को बताया हमने जो है वो हर केस के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें कैलकुलेट करते जाना है, एक वेवलेंथ लैम्डा और दूसरा जो है वो फ्रीक्वेंसी। अब हम जो है वो पहले वेवलेंथ को कैलकुलेट करने का मेथड अपनाते हैं।
अब एल है जी लैम्डा 1, लैम्डा/4 प्लस, ये गलती से माइनस लिखा हुआ है, प्लस लैम्डा/4। अच्छा, अब ये लैम्डा/4 कैसे आया, देखें। ये जो है वो आप समझे कि एक जो है वो वेव फॉर्म है, ये उसका जो है वो सेंट्रल पॉइंट है। अब इस पॉइंट से लेकर ये वाली जो वेव फॉर्म है, जो यहाँ तक जो है वो जा रही है, ये जिसके अंदर एक क्रस्ट और एक ट्रफ जो है वो दोनों जो है वो मौजूद हो, तो वो होती है एक वेवलेंथ। वो किसके बराबर होती है, 1 लैम्डा के। अच्छा, अब ये जो है वो, ये जिसके अंदर पूरी एक क्रस्ट और पूरी एक ट्रफ मौजूद हो, तो वो जो है वो एक वेवलेंथ 1 लैम्डा के जो है वो बराबर होती है। अच्छा, अगर हम ये कहें कि सिर्फ इतना एरिया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितने के बराबर थी, 1 वेवलेंथ के। अगर हम इतने एरिया की बात करें, सिर्फ इतने सेंटर वाले की, तो वो हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी देखा, वो किसके बराबर थी, लैम्डा बाय। अच्छा जी, ये किसके बराबर थी जी, लैम्डा/2 के। एक नोड से लेकर एक दूसरी नोड तक का जो फासला है, अब ये देखें, ये हमारे पास क्या है जी, नोड। ये क्या है, एंटी नोड। ये क्या है, फिर नोड है, फिर ये एंटी नोड है, फिर ये नोड है। अब एक नोड से लेकर दूसरी नोड तक का फासला क्या होता है, लैम्डा/2। ये चीज आप लोगों ने जो है वो हर सूरत याद रखनी है। टोटल वो कितनी है, लैम्डा, जब दोनों चीजें मौजूद हैं। अब अगर एक मौजूद है तो फिर वो क्या है, लैम्डा/2, यानी एक नोड से लेकर एक नोड तक का जो फासला है वो क्या है, लैम्डा/2। या एक एंटी नोड से लेकर एक एंटी नोड तक का फासला जो है वो किसके बराबर है, लैम्डा/2 के। अच्छा, एक नोड से लेकर नोड तक का फासला लैम्डा/2। अगर हम इसका भी मजीद हाफ कर दें, यहां पर अगर हम आ जाएं, अब एक नोड से लेकर एक एंटी नोड तक का फासला, पहले वो था 1 लैम्डा, फिर वो कम होकर लैम्डा/2 रह गया। अब हमने जब उसका भी मजीद हाफ कर दिया, जब हम 1/4 पर पहुंच गए हैं, तो फिर ये वाला जो फासला है, ये वेवलेंथ किसके बराबर होगी जी, लैम्डा/4। ठीक है जी, अब ये वाला जो इतना फासला है, यानी एक नोड से लेकर एक एंटी नोड तक का जो फासला है, वो किसके बराबर है जी, लैम्डा/4 के। तो अब यहाँ पर देखें, अब हमारे पास जो है वो सिर्फ एक ही लूप है, यानी ये वाली। तो हमारे पास जो है वो अगर एक सिर्फ एक ही लूप है, तो उसका अगर हम फासला देखें, एक तो हमको वैसे ही पता है कि जी नोड से लेकर दूसरी नोड तक का फासला कितना होगा जी, लैम्डा/2। ये बात तो हमको वैसे भी अंडरस्टूड भी हम याद रख सकते हैं। या अगर हम उसको जो है वो बिल्कुल जो उसका एग्जैक्ट वे है उसको मेजर करने का, अगर हम उस वाले से देखें, अभी यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक फासला जो है वो नापना है, तो यहाँ से लेकर नोड से लेकर एंटी नोड तक का फासला कितना होता है, लैम्डा/4 प्लस, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, वो भी लैम्डा/4। तो लैम्डा/4 प्लस लैम्डा/4, ये जो है वो पॉजिटिव है। अच्छा जी, अब लैम्डा/4 प्लस लैम्डा/4, तो ये जो है वो हमारा पहला केस है, तो इसको हम जो है वो लैम्डा 1 कह लेंगे। ये लैम्डा 1 है, 2 है, इस तरह की बातों से जो है वो आपने नहीं घबराना, आपने सिर्फ केस देखना है कि हमारे पास कौन सा है। तो जो केस है उसके मुताबिक जो है वो हम उसको लैम्डा का नाम दे देंगे, लैम्डा 1 है, 2 है, 3 है, या n है। ठीक है जी, लैम्डा 1/4 प्लस लैम्डा 1/4। अब ये हमको जो है वो कैसे पता चला, ये थी एंटी नोड, वो तो मैंने बाहर जनरली समझाया। अगर हम यहाँ से देखें, ये क्या है, एंटी नोड। तो ये क्या है, नोड। एक एंटी नोड से लेकर नोड तक का फासला कितना है, लैम्डा/4। और फिर नोड से लेकर एंटी नोड तक का फासला कितना है, लैम्डा/4। वही आ गया, लैम्डा 1/4 प्लस लैम्डा 1/4। तो इसका जब हम एलसीएम ले लेंगे, वो आ जाएगा 2 लैम्डा 1/4। तो 2 से जो है वो नीचे वाला 4 जो है वो कट जाएगा, लैम्डा 1/2 बच जाएगा। तो यहाँ से ये टू टू जो है वो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैम्डा 1 = 2L हमारे पास आ जाएगा। अब एक चीज जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली, लैम्डा 1 किसके बराबर आ गया जी, 2L के। अब दूसरी चीज हमने क्या कैलकुलेट करनी होती है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, V = F लैम्डा। एफ फ्रीक्वेंसी 1 हमने फंडामेंटल कैलकुलेट करनी है, तो F1 हो जाएगी। लैम्डा 1 जो हम यहाँ से जो है वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो F1 आ जाएगा जी V/λ1। तो लैम्डा 1 की जो हमारे पास वैल्यू है, 2L, वो यहाँ पर जो है वो हमने पुट कर दी। ये जो अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई है, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी
in air columns, fundamental frequency in air columns when both the ends are open, जब उसके दोनों सिरे जो हैं वो ओपन हैं, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो कितनी है, V/2L। या V की वैल्यू जिस तरह मैंने कल आप लोगों को बताया था कि वो होती है जी F/m√। तो वो जो है वो अगर आपने लिखनी भी है तो आप जो है वो साथ लिख सकते हैं, 1/2L कॉमन निकाल के ये ऐसे वन, ये आ जाएगा जी, ये 1/2L, ये जो है वो हमने कॉमन निकाल लिया। फिर ये आ जाएगा जी F/, मेरे पास माउस नहीं है तो इस वजह से जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। और इस सारे के ऊपर जो है वो अंडर रूट। अच्छा, ये जो है वो इसकी हमारे पास फंडामेंटल वैल्यू की। तो अगर हम जो है वो देखें, जो हमारे पास पिछला केस था स्ट्रेचड स्ट्रिंग वाला, जब हमने उसको सेंटर से पकड़कर प्लॉट किया था, तो उस वक्त भी जो है वो हमारे पास बिल्कुल यही वैल्यू आई थी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की। V(f(1)=V/2L, दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और द फर्स्ट हार्मोनिक। अच्छा जी, ये फंडामेंटल केस जो है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद है जी सेकंड, ये जो था हमारे पास फर्स्ट केस था, अब दूसरा जो है वो हमारे पास सेकंड केस है। इसके अंदर अब देखें, ये वाला जो है वो सेकंड केस है। तो इसके अंदर जो है वो टोटल जो है वो दो लूप्स बन जाएंगी, एक ये वाली मुकम्मल लूप और एक जो है वो आधी आधी जो है वो मिलाकर ये वाली लूप बन जाएगी। अब सेकंड मोड के अंदर जो है वो बिल्कुल पिछले केस की तरह, जिस तरह हमने स्ट्रेचड स्ट्रिंग में देखा था, तो यहाँ पर भी जो है वो हमारे पास दो लूप्स हैं। अगर हम यहाँ से जो है वो लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, अब अगर ये है लेमडा, ये है एंटी नोड, इस एंटी नोड से लेकर इस नोड तक का फासला λ/4 प्लस, फिर इससे लेकर इस तक का फासला λ/4 प्लस, इससे लेकर इस तक का फासला λ/4, इससे लेकर इस तक का फासला λ/4। इसको ऐसे कर लें, या ये λ/4 यहाँ से लेकर यहाँ तक λ/4, और ये जो है नोड से अगली नोड तक का फासला कितना होता है, λ/2, λ/4 प्लस λ/2, और फिर यहाँ से लेकर अगली तक का फासला λ/4। जिस तरह उन्होंने, आप जो है वो बिल्कुल जैसे मर्जी कर ले, λ/4 करके जमा कर लें, या इसको जो है वो λ/2 लिख लें, एक ही बात है। अच्छा, ये जो है वो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है इफ देर आर 3 एंटी नोड्स एंड 2 नोड्स। अभी इसमें हमारे पास जो है वो 3 एंटी नोड्स हैं, एक, दो और तीन। और नोड्स हमारे पास कितने हैं जी, दो, एक ये वाला और एक ये वाला। फ्रीक्वेंसी विल बी ट्वाइस दैट ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से जो है वो डबल हो जाएगी, जिस तरह हमने पिछले केस के अंदर भी देखा था। इट इज द सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन एज शोन इन द फिगर। अच्छा जी, इन दिस केस देर आर 3 एंटी नोड्स एंड 2 नोड्स। इसके अंदर जो है वो हमारे पास 3 एंटी नोड और दो जो है वो नोड्स हैं। अब इसके अंदर लेंथ की अगर हम बात करें, वो जैसे मैंने आपको बताया λ/2/4 प्लस λ/2/2, ये उसने नोड से लेकर नोड तक का फासला ले लिया। और फिर जो है वो एंटी नोड वाला। अच्छा, इनको हमने जब जो है वो जमा किया, ये 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो एल किसके बराबर आ गया जी, λ2। अब λ2 हमारे पास आ गया, तो V = F λ, तो एफ आ जाएगा जी V/λ। तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर जो है वो एल पुट कर देंगे। अब जो है वो हम ऊपर भी और नीचे भी जो है वो दो से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, दो से डिवाइड भी कर देंगे। अच्छा जी, ये आ गया जी V/2 V/2L। अब V/2L, मिसाल के तौर पर, ये एक सेकंड, हमने जो है वो इसको, हम हमने इसको जो है वो ऊपर भी 2 से डिवाइड भी कर दिया और नीचे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ये V/2L जो बचेगा, वो किसके बराबर आ जाएगा, F1 के, और साथ 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, F2 किसके बराबर आ जाएगा जी, 2 F1 के। और F1 हमारे पास क्या है जी, V/2L।
अच्छा जी, ये अच्छा, अब हमको जो है वो क्या महसूस होने लगा कि जो हम कैलकुलेट करते जा रहे हैं इसमें जो है वो सेकंड, अभी पहले हमने फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की, फिर अब हमने जो है वो सेकंड हार्मोनिक जो है वो कैलकुलेट की। तो हमने देखा फर्स्ट हार्मोनिक से जब हमने सेकंड कैलकुलेट किया तो दो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसी तरह जब हम थर्ड हार्मोनिक को कैलकुलेट करेंगे तो F3 किसके बराबर आ जाएगा जी, 3F1 के, उसमें जो है वो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा F1 से। ठीक है, अब इसी तरह चलते चलते जो है वो हम nth मोड ऑफ वाइब्रेशन पे पहुंच गए हैं। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी फॉर एयर कॉलम वाइब्रेटिंग इन n लूप्स, अगर हम n लूप की बात कर रहे हैं तो उसमें जो है वो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ जाएगी, n × V/2L। अब V/2L किसके बराबर होता है, F1 के। तो जो फंडा में जो आखिरी फ्रीक्वेंसी है nth मोड की, वो F1 किसके बराबर आ जाएगी, n × F1। और जो वेवलेंथ हमारे पास जो है वो लेमडा है, वो किसके बराबर आ जाएगी जी, 2L/n। अब 2L तो वो ऊपर होता है, तो निचली तरफ जो है वो उसके, जब हमारे पास पहला मूड था तो यहाँ पर 1 था, तो जी ये जो है वो 2L ही आ गई थी। फिर जब हमारे पास जो है वो 2 था तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया। फिर जो सेकंड मोड यहाँ पर हमने देखा कि वो जो है वो सिर्फ L के बराबर आ गई थी। फिर जब थर्ड मोड की बात करेंगे तो वो 2L/3 आ जाएगा। इसी तरह n की वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 5 होती है। सो द लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स हैव अ डिस्क्रीट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो F1 2F1 3F1 NF1 होती हैं, विच इज नोन एज हार्मोनिक सीरीज। और द फ्रीक्वेंसी F1 इज नोन एज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड द अदर्स आर कॉल्ड द हार्मोनिक्स। अच्छा, वो था हमारे पास फर्स्ट केस। अब दूसरा है जी हमारे पास सेकंड केस, जिसके अंदर जो है वो एक एंड उसका जो है वो क्लोज होगा। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन एन ऑर्गन पैप क्लोज एट वन एंड। अब उसका जो है वो एक एंड जो है वो बंद क्लोज्ड होगा और एक जो है वो ओपन होगा। लेट अस कंसिडर एन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ एल, उसकी लेंथ जो है वो एल है, विच इज क्लोज्ड एट वन एंड, देन एट द क्लोज्ड एंड वी गेट अ नोड, while एट द ओपन एंड वी गेट एन एंटी नोड। अब इसमें क्या होगा, वी गेट अ नोड while at an open end we get an anti नोड। अब जो हमारे पास ओपन एंड होगा उसके ऊपर जो है वो हमें पिछली बार की तरह एंटी नोड मिलेगी, लेकिन जो क्लोज्ड एंड होगा उसके ऊपर जो है वो हमको क्या मिल जाएगी, नोड मिल जाएगी। ये डायग्राम को चेक करें, ये जो है वो जो हमारे पास क्लोज्ड एंड है वहां पर अब हमको क्या मिली है जी, हमको अब जो है वो एक नोड मिली है। और जो ओपन एंड है वहां पर हमको जो है वो अब क्या मिली है जी, एंटी नोड। अच्छा जी, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन हैज वन नोड। अब इसके अंदर जो है वो वन नोड है, वन जो है वो एंटी नोड है, शोन इन द फिगर। फिगर के अंदर दिखाया गया उसमें सिर्फ एक ही नोड है और सिर्फ जो है वो एक ही एंटी नोड है। इफ लेमडा वन इज द वेवलेंथ ऑफ द फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड की लेमडा वन जो है वो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी उसकी F1 है, देन लेंथ ऑफ द पाइप इज। अच्छा जी, अब हमने जो है वो इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। ये देखिए लेंथ आ गई जी λ1/4। अब वो λ1/4 कहाँ से आई, अब ये चीज़ हम जो है वो डायग्राम से देखते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आप लोगों को बताया कि एक एंटी नोड से लेकर नोड तक का जो फासला है वो किसके बराबर होता है, λ1/4। ये थोड़ा सा पीछे जो है वो लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को सारा तफसील से बताया कि अगर एक जो है वो पूरी वेव फॉर्म होगी तो वो लैम्डा होगी, अगर हाफ होगी तो वो λ/2 होगी, अगर उसका भी हाफ कर दिया जाए तो वो जो है वो λ/4 हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये तो एक लूप भी मुकम्मल नहीं है। अगर लूप मुकम्मल होती तो उसके लिए जो है वो उसने ऐसे बनना था। तो ये वाला जो है वो ऐसे मुकम्मल लूप होनी थी। तो ये तो जो है वो एक लूप भी मुकम्मल नहीं है, ये तो लूप का भी हाफ है। तो लूप का भी हाफ है, एक एंटी नोड से लेकर नोड तक का फासला कितना होता है, λ/4। अब फर्स्ट केस को हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमने जो है वो इसको λ1/4 कह दिया। तो यहाँ से अगर हम λ1 को कैलकुलेट करें तो वो ये चार जो है वो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, λ1 किसके बराबर आ गया जी, 4L के। हमने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी थी, लैम्डा हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमने जो है वो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, V = F लैम्डा। F आ गया जी V/लैम्डा। तो λ1 की वैल्यू जो हमने यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट की है 4L, वो हमने यहाँ पर जो है वो पुट कर दी। तो ये आ गया जी V/4L। द फ्रीक्वेंसी F1 इज कॉल्ड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब ये जो फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट की है इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब इसमें और उसमें जो है वो हमको क्या डिफरेंस देखने में मिला कि उसमें जो है वो हमको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिली थी V/2L, यहाँ पर कितनी मिली है जी, V/4L। इसका मतलब है कि अब जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास कम हो गई है
पिछले केस की निस्बत, क्योंकि अब जो है वो 4 पे डिवाइड हो रही है, पहले वो जो है वो 2 पर डिवाइड हो रही थी। तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई जी F1 आ गई जी V/4L। अब दूसरा जो है वो हमारे पास सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है। तो इसमें जो है वो हमारे पास हाफ लूप बनी थी, तो इसमें जो है वो डेढ़ लूप हमारे पास बन जाएगी, एक ये वाली लूप मुकम्मल और हाफ ये वाली। अच्छा जी, अब उसमें भी जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन कंटेन्स 2 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स। इसके अंदर जो है वो 2 नोड्स होती हैं और 2 ही जो है वो एंटी नोड होती हैं। अच्छा, इस तरह का जो है वो क्वेश्चन है, इसके अंदर इस तरह की चीज़ें भी आ सकती हैं कि अगर सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन हो और उसका जो है वो एक एंड क्लोज्ड हो, तो उसके अंदर कितनी नोड बनेंगे और कितनी एंटी नोड्स बनेगी। तो इस तरह की चीज़ जो है वो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। मैंने इसमें देखा था, इस चैप्टर में से शायद 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 2 एमसीक्यूज आने हैं और एक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन का भी एक पार्ट आना है। तो इस हिसाब से जो है वो आप लोग जब भी चैप्टर की तैयारी करें तो आप लोग जो है वो दो चीज़ों को जहन में रखें। पहले तो आप पेयरिंग स्कीम देखें कि इस चैप्टर में से कितनी चीज़ें जो है वो आनी है, कितने एमसीक्यू, कितने शॉर्ट, कितने लॉन्ग, वो चीज़ देखें। फिर आप जिस टॉपिक को तैयार करने जा रहे हैं, आप स्मार्ट सिलेबस में पहले ये चेक कर लें कि ये वाला टॉपिक कहीं स्किप तो नहीं करवाया होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है वो गैर ज़रूरी तो खैर कोई भी चीज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी जो चीज़ पेपर में नहीं आनी, तो उसके ऊपर जो है वो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होने से बच सकता है। अच्छा जी, इसके अंदर जो है वो दो हमारे पास नोड है और दो ही जो है वो एंटी नोड है। इसके अंदर जो है वो वेवलेंथ जो है वो इस यहाँ पर कहा गया जी λ3 है। ये 3 को आप जो है वो अभी 1 मिनट के लिए निगलेक्ट कर दें, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ कि इसको हमने जो है वो 3 क्यों कहा हुआ है। हमने इसकी अब कैलकुलेट करनी है जी लेंथ। जब हम इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसे आएगी? ये देखें, ये है जी हमारे पास एंटी नोड, इससे लेकर नोड तक का फासला λ/4, इससे लेकर उस तक का फासला λ/2 होता है, ये हमको मालूम है। हम आप लोगों ने अगर ऐसे नहीं करना, इस नोड से लेकर एंटी नोड का फासला λ/2, λ/4, फिर इससे लेकर यहाँ तक का फासला फिर λ/4। तो इन सभी को जो है वो जब हम जमा करेंगे तो वो आ जाएगा 3 λ/4। इसको जो है वो जब हम इसका एलसीएम वगैरह लेकर इसको सॉल्व करेंगे वो आ जाएगा 3/4 λ। ये लैम्डा को हमने 3 क्यों लिया है, ये चीज़ हम जो है वो आगे जाके देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ से अगर हमने जब हमने यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाली तो ये 3 इस तरफ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, 4 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया जी 4L/3, 4L/3। अच्छा जी, अब हमने जो है वो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, वो है जी V/F λ। तो एफ आ जाएगा जी V/λ। तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर ले जाकर पुट कर देंगे 4L/3, जो हमने जो है वो यहाँ से कैलकुलेट की है 4L/3, ये 7.12 इक्वेशन, ये हमने यहाँ यहाँ पर ले जाकर पुट कर दी। 3 ऊपर जाकर जो है वो मल्टीप्लाई हो गया 3V/4L। अब अगर हम इस बात को देखें V/4L, तो जो हमने फर्स्ट केस को सॉल्व किया है V/4L फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो ये तो उसी के बराबर है F1। V/4L किसके बराबर है जी? F1 के। इसका मतलब है जो हमारे पास F3 फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर आ गई? 3F1 के। दिस इज कॉल्ड द सेकंड हार्मोनिक। ये वाली चीज नोट करने वाली है, ये कौन सी है? सेकंड हार्मोनिक। तो मैंने आपको बताया कि मैं ये लैम्डा और एफ को 3 क्यों ले रहे हैं, ये मैं आपको, अब ये देखें, ये हमारे पास कौन सी हार्मोनिक है? सेकंड, जिसके अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो 2 नोड्स हैं और 2 ही एंटी नोड्स हैं, जिसके अंदर डेढ़ लूप बनी हुई है। तो इसको हमने 3 का नाम से क्यों दिए हैं? क्योंकि ये हमारे पास अब देखें जो है वो सेकंड हार्मोनिक है, तो उसमें वो मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है? 3 के साथ। इसको हमने सेकंड हार्मोनिक तो ये है, इसको हमने जो है वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को हमने 2 का नाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि यहाँ पर जो है आकर वो जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगी और वो 3F1 बन जाएगी, वो जो है वो 3F1 बन जाएगी। अच्छा, अभी इसमें एक बार ये देखें, जब हमने पिछले केस में देखा F2 किसके बराबर आ गई थी जी? 2F1 के। तो केस तो ये भी वही है, सेकंड हार्मोनिक है, तो इसमें जो है वो F2 2F1 के बराबर आ जाती। लेकिन हमने ये चेकिंग करने के बाद हमको पता चला ये 3F1 के बराबर आई है, यानी इसमें जो है वो इवन नंबर नहीं आया। पहले में हमारे पास क्या था जी? F1। तो दूसरे में जो है 3F1, अगर हम इसमें थर्ड हार्मोनिक के ऊपर जाएंगे तो वो वहां पर जो है वो जाकर 5F1 बन जाएगा। तो हम ये वाली चीज के अंदर जो है वो नोट करेंगे कि इसमें जो है वो
इवन नंबर्स नहीं आ रहे, लेकिन सिर्फ जो है वो ओड नंबर्स ही आ रहे हैं। जब एक ऐसा हम एयर कॉलम की बात कर रहे हैं जिसका वन एंड जो है वो क्लोज्ड है, तो उसके अंदर जो है वो इवन वैल्यूज नहीं आ रही, उसके अंदर जो है वो सिर्फ ओड वैल्यूज आ रही हैं। पहले के अंदर हमारे पास जो है वो F1 था, दूसरे के अंदर जो है वो 3F1 है। जब हम थर्ड हार्मोनिक पर जाएंगे जिसके अंदर जो है वो यहाँ पर जैसे ये है, ये थर्ड हार्मोनिक है, ये देखें 5 × F1, तो ये जो है वो 5F1 के बराबर आ जाएगा। तो इसके अंदर जो है वो सिर्फ ओड वैल्यूज जो है वो आ रही हैं। दिस इज कॉल्ड द सेकंड हार्मोनिक 3F1। इसी वजह से इसको हमने जो है वो थ्री का नाम दिया था और लैम्डा को भी थ्री का नाम दिया था। है ये कौन सी, सेकंड हार्मोनिक ही है। उसके बाद आगे जी हमारे पास nth मोड ऑफ वाइब्रेशन। अच्छा, फर कॉलम जो है वो वाइब्रेट इन एन लूप्स, अगर उसके अंदर जो है वो एन लूप्स बनती हैं, फिर जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, n × F1। अब F1 हमारे पास क्या है जी, V/4L, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, 135। ये वाली बात नोट करें, 135, ये इवन नहीं हो सकती, ये जो है वो सिर्फ ओड ही होगी। और जो वेवलेंथ है वो आ जाएगी 4L/n, और n जो है वो सिर्फ ओड हो सकता है, इवन नहीं हो सकता। अच्छा, by studying both cases we conclude that the pipe which is open at both ends is richer in harmonics than that of closed at one end। अब देखें ना, इसमें फ्रीक्वेंसी 4 पर डिवाइड हो रही है, उसमें फ्रीक्वेंसी 2 पर डिवाइड हो रही थी। तो वो वाला जो पहला केस था जिसमें दोनों एंड्स ओपन थे, उसके अंदर जो है वो हार्मोनिक्स जो है वो बेहतर मिली है हमको। ये जो है वो इस लाइन का मतलब है। अच्छा, अभी इसके बाद जो है वो दो एग्जांपल्स हैं। एन ऑर्गन पाइप है, हैज ए लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ जो है वो 50 सेंटीमीटर है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स फंडामेंटल नोट एंड द नेक्स्ट हार्मोनिक। तो हमने अब जो है वो फंडामेंटल नोट की फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है F1, और नेक्स्ट हार्मोनिक F2। हमने जो है वो दो फ्रीक्वेंसीज मालूम करनी है। कौन कौन से केसेस में, ओपन एट बोथ हैंड और क्लोज्ड एट वन एंड, जिसमें जो है वो दोनों एंड्स ओपन हो या एक एंड जो है वो क्लोज्ड हो। अब लेंथ हमको बताई गई है 50 सेंटीमीटर, उसको जो है वो हमने मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। स्पीड हमको बताई गई है क्वेश्चन में 350 मीटर पर सेकंड। अब जब पाइप जो है वो ओपन है बोथ हैंड से, तब हमने F1 और F2 कैलकुलेट करनी है। अब F1 किसके बराबर है जी, n × V/2L। अब V/2L क्या है, असल में ये F1 नहीं है, V/2L। जिस केस में दोनों एंड्स ओपन है, तो उसमें वो V/2L के बराबर थी। अब n जब हम फर्स्ट हार्मोनिक ले रहे हैं, फंडामेंटल ले रहे हैं, तो n की जगह पर क्या आ जाएगा, 1। जब n की जगह पर जो है वो हमारे पास 1 आ गया, 1 ज़रब स्पीड 350 क्वेश्चन में गिवन है, दो जो है वो फार्मूले वाला, और एल जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 0.5। तो यहाँ से जो है वो हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई 350 हर्ट्ज। तो साथ उसने कहा जी सेकंड हार्मोनिक भी, यानी सेकंड फ्रीक्वेंसी F2 भी कैलकुलेट करें। तो वो तो हमको सीधा सीधा पता है जी, 2F1 के बराबर होती है। या आप n/V/2L वाले फार्मूले से कैलकुलेट कर लें, n की जगह पर 2 आ जाएगा। या सीधी सीधी बात है, F2 = 2F1। इसको जो है वो 350 जो था हमारे पास, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 जो है वो हर्ट्ज हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। अब वो कह रहे हैं व्हेन पाइप इज क्लोज्ड एट वन एंड, जब जो है वो पाइप जो है वो एक एंड से क्लोज हो, तो फिर जो है वो हमारे पास फार्मूला क्या था, n/V/4L। इसमें 2L नहीं, n/V/4L। अब जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसमें केस में जो है वो 1 होगा, n की जगह पर हमने 1 पुट कर दिया, v की वैल्यू गिवन है, 4 गिवन है, l जो है वो भी गिवन है। तो यहाँ से जो है वो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की, 175 हर्ट्ज। और फिर जो है वो हमने जो है वो कैलकुलेट करनी है F3, इसके अंदर सेकंड हार्मोनिक कैलकुलेट करनी थी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, F3। ये चीज़ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई है कि इसमें F2 नहीं आएगा, इसमें F3 आएगा। तो जब 3 आएगा तो वो किसके बराबर होगा जी, 3F1, जितनी हमने पहले क्वेश्चन में, या इसको n/V/4L कर लें, या सिंपली 3F1 कर दें। जो F1 निकाली है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो जो है वो हमारे पास F3 भी आ गई। अच्छा, ये अब आगे एग्जाम्पल नंबर 7.5 है। A church organ consists of pipes each open at one end of different lengths। उसकी जो है वो डिफरेंट लेंथ है पाइप्स की। तो ईच जो है वो ओपन एट वन एंड, वो जो है वो एक एंड से ओपन और एक से क्लोज है। इसका मतलब हमने जो है वो इस क्वेश्चन में हमने सेकंड केस को डिस्कस करना है। द मिनिमम लेंथ इज 30 मिलीमीटर। तो जो हमारे पास मिनिमम लेंथ है वो 30 मिलीमीटर है, और लॉन्गेस्ट जो है वो 4 मीटर है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द फंडामेंटल नोट्स। तो हमने जो है वो फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो कैलकुलेट करनी है F1 की।
अच्छा जी, अब एल मिनिमम जो हमको लेंथ गिवन है 30 मिलीमीटर, उसको हमने स्पीड गिवन है 340 मीटर पर सेकंड। तो एल मिनिमम 30 मिलीमीटर, इसको जो है वो हमने मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। एल मैक्सिमम वो पहले मीटर्स में थी, 4 मीटर स्पीड गिवन है, फ्रीक्वेंसी रेंज हमने कैलकुलेट करनी है। तो उसने कहा कि जी एक एंड उसका क्लोज है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है जी, NV/4L। अब देखें, उन्होंने कहा कि जी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपने जो है वो रेंज कैलकुलेट करनी है, यानी आपने नेक्स्ट हार्मोनिक्स कैलकुलेट नहीं करनी, सिर्फ आपने फंडामेंटल हार्मोनिक के हिसाब से कैलकुलेट करनी है। तो उसका फार्मूला आ गया जी NV/4L। अब जब हमारे पास ये जो लेंथ है ये मिनिमम होगी, लेंथ कह लें या आप उसको लेंथ और वेवलेंथ जो है वो एक ही आप समझे एक ही कंसेप्ट है। जब हमारे पास लेंथ मिनिमम होगी, जब हमारे पास वेवलेंथ मिनिमम होगी, तो वहां पर फ्रीक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम होगी। वो कैसे, हमारे पास एक्सप्रेशन जो होता है V = F λ। V V = F λ। ये देखें, ये एफ और लैम्डा ये दोनों जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप में है। जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी जो है वो कम होती है। तो जहां पर लैम्डा या एल की वैल्यू मिनिमम होगी, वहां पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी। तो एफ मैक्सिमम कब होगी, जब लेंथ हमारे पास मिनिमम होगी। तो मिनिमम वाली लेंथ हमने इस फार्मूले में पुट कर दी, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आ गई वो मैक्सिमम आ गई। अब जो दूसरा केस है मिनिमम लेंथ वाला, उसके अंदर हम यहाँ पर जो है वो जब हम इसको इसके अंदर जो है वो मैक्सिमम जब हम लेंथ को प्रोड्यूस करेंगे, तो जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी वो जो है वो मिनिमम आ जाएगी NV/4L। तो यहाँ से जो है वो हमको फ्रीक्वेंसीज मिल गई। अब इसके बाद अगला टॉपिक है जी 7.7, एक्सपेरिमेंट डिमोन्स्ट्रेटिंग स्टेशनरी वेव्स यूजिंग माइक्रोवेव्स। हमने माइक्रोवेव्स के वाले से जो है वो चेक करना है कि कैसे जो है वो यहाँ पर स्टेशनरी वेव जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। अब माइक्रोवेव क्या होता है, ये आप लोगों के घर में भी, सबके घर में होगा माइक्रोवेव ओवन। इसमें ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें जो है वो चीज़ें गर्म की जाती हैं। इसका पहले मैं जो है वो डायग्राम से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। ये जो है वो एक यहाँ पर जो है वो एक मैग्नेट्रॉन होता है जो माइक्रोवेव्स को प्रोड्यूस करवाता है। साथ साथ सारा लिखा हुआ है, मैग्नेट्रॉन होता है जो माइक्रोवेव्स को प्रोड्यूस करवाता है। फिर जो है वो ये एक मेटल की वेव गाइड होती है। अब वेव गाइड हम यहाँ पर क्यों यूज करते हैं, ये वैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की चीजें हैं, तो ये मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। वेव गाइड जो होती है ये एक बहुत ही आप समझे कि मजबूत किस्म की तार होती है, जिसके अंदर से ये माइक्रोवेव्स को गुजारा जा सकता है। जो हम नॉर्मल जो हम वायर्स अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, अगर उसके अंदर से इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की ये माइक्रोवेव्स अगर हमने गुजार दें, तो ये तो जो है वो वायर ही जल जाएगी। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बाद का जो है वो बड़ी मोटर्स वगैरह होती हैं, उनको चलाने के लिए अगर हम ब्रीक सी तार डाल दें, तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो सारी तार जो है वो जल जाती है। उसकी क्या वजह होती है कि उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो इतनी फ्रीक्वेंसी को लेकर जो है वो गुजर सके। तो इसके अंदर जो है वो मेटल की वेव गाइड लगाई जाती है। वेव गाइड जो है वो उसके अंदर जितनी मर्जी भी फ्रीक्वेंसी हो, उसके पास से जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता, आसानी से जो है वो उसके अंदर से जो है वो इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी भी गुजर सकती है। तो वेव गाइड यहाँ पर लगाई जाती है, जो माइक्रोवेव से यहाँ से प्रोड्यूस हुई है उसको जो है वो वेव गाइड के जरिए आगे भेजा जाता है। यहाँ पर जो है वो एक रोटेटिंग स्टिमर है, वो जो है वो इस तरह घूमता है और इसके ऊपर जो है वो वेव्स को फेंकता है। अब ये वाला जो है वो हमारे पास जो है वो टर्न टेबल होता है। टर्न टेबल मैंने अभी एक दफा क्लास में भी आप लोगों को बताया था, वो क्या होता है कि एक इस तरह का टेबल होता है कि वो जो है वो नीचे से तो उसकी लेग्स जो है वो जमीन पर पड़ी हुई हैं, लेकिन ऊपर से जो है वो घूम जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर जो है वो एक प्लेट सी बनी हुई होती है। तो प्लेट के ऊपर जो है वो हम खाना रख देते हैं। हम जब इसको जो है वो इसका ये वाला डोर जो है वो बंद करके जब हम इसको ऑन करते हैं, तो वो जो है वो प्लेट जो है वो तेजी से घूमती है, तो वो भी जो है वो एक टर्न टेबल की तरह जो है वो रिएक्ट करती है। अच्छा, अब ये वाली जो इसके बाहर जो है वो मेटल की शीट लगाई हुई है, ताकि जो माइक्रोवेव्स यहाँ से प्रोड्यूस हुई हैं वो बाहर ना जा सके, क्योंकि ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं इंसानों के लिए। इसी वजह से बाद कहते हैं कि ये जो है वो ओवन का पका हुआ खाना, उसके ऊपर जो है वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की जो है वो पड़ती है।
रेडिएशन, तो इस वजह से जो है वो उससे इज्तनाब वगैरह करना चाहिए। इसी तरह ये जो इसका डोर है, इसके ऊपर जो भी जो है वो मेटल की शीट लगाई जाती है, ताकि जो है वो ये जो माइक्रोवेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है उनसे जो है वो बचा जा सके। अच्छा, ये थी जी इसकी ओवरऑल वर्किंग। अच्छा, माइक्रोवेव्स आर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एमिट होती हैं। दे आर कॉल्ड माइक्रोवेव्स। अब माइक्रो इसको क्यों बोलते हैं? माइक्रो का क्या मतलब होता है? छोटा। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो इसको जो है वो माइक्रो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी वेवलेंथ जो है वो बहुत ही स्मॉल होती है, मिसाल के तौर पर मिलीमीटर और सेंटीमीटर में। अब आप लोग सोचेंगे जी, पहले सर ने कहा जी वो लार्ज होती हैं, अब सर कह रहे हैं जी स्मॉल होती हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इनकी वेवलेंथ स्मॉल होती हैं। तो वेवलेंथ स्मॉल होती है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो बहुत ही लार्ज होती है। हमने पहले भी देखा वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। जितनी एक चीज कम होती जाएगी उतनी ही दूसरी चीज ज्यादा होती जाएगी। तो इनकी वेवलेंथ जो है वो जितनी कम होती जाएगी उतनी ही इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा होती है, मच शॉर्टर देन रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स की निस्बत इनकी जो है वो वेवलेंथ जो है वो बहुत ही कम होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा होती है। अच्छा, स्टेशनरी वेव्स आल्सो नोन एज स्टैंडिंग वेव्स। अच्छा, ये जो स्टेशनरी वेव्स होती हैं जिसके अंदर जो है वो उनकी फ्रीक्वेंसीज वगैरह और वेवलेंथ और उनकी जो है वो सारी चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होती है, उसको हम जो है स्टैंडिंग वेव्स भी बोलते हैं। कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोवेव्स व्हेन दे आर कन्फाइंड टू अ स्पेसिफिक रीजन और कैविटी। अच्छा, इसमें जो है वो ओवरऑल अब होता क्या है? यहाँ से जो है वो वेव जो है वो रेडिएशन जो है या माइक्रोवेव जो है वो एमिट होती हैं, यहाँ पर आकर जो है वो खाने के ऊपर पड़ती हैं। और ये वाला जो खाना है, ये जो टर्न टेबल है, ये भी बहुत ज्यादा तेजी से जो है वो घूम रहा होता है। जब इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो ऊपर से आ रही है, और इन वेव्स और इसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी जो इतनी तेजी से जो है वो घूम रहा है, जब ये वाली फ्रीक्वेंसी और ये वाली फ्रीक्वेंसी दोनों आपस में मैच कर जाती हैं, तो फिर जो है वो यहाँ पर जो है वो स्टेशनरी वेव जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। इन दोनों फ्रीक्वेंसी वो बार बार इसके ऊपर जो है वो रेडिएशन पड़ रही होती है, तो खाना भी जो है वो गर्म हो जाता है। तो वहां पर जो है वो जब इधर से भी वेव फॉर्म आ रही हैं, इधर से भी जा रही हैं, तो ये यहाँ पर जो है वो स्टेशनरी वेव जो है वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। अब आगे ये जो है वो उन्होंने हमको एक डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। ये चूंकि एक एक्सपेरिमेंट है, हो सकता है ये जो है वो आप लोगों की प्रैक्टिकल में भी आए, जो प्रैक्टिकल नोटबुक होती है। अच्छा, ये जो है वो एक माइक्रोवेव सोर्स है, जहाँ से जिस तरह यहाँ पर लगा हुआ था मैग्नेट्रॉन, तो यहाँ से जो है वो माइक्रोवेव जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं। फिर आगे जो है वो प्रोब डिटेक्टर लगा हुआ है जो उसको डिटेक्ट करता है। ये मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। तो वो जो है वो आगे डिटेक्ट होता है, फिर आगे जो है वो एक मेटल का रिफ्लेक्टर लगा हुआ था, जहां से वेव फॉर्म जो है वो उसके साथ टकरा कर जो है वो वापस आती है। अब ये देखें, ये एक वेव फॉर्म इस तरह गई थी, मेटल डिटेक्टर से टकरा कर जब वो वापस हुई, तो ये देखें इनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, हर चीज सेम है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। ये वेव इस समझ में जा रही थी, ये डॉटेड वेव जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो इनकी जो है वो सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है, और ये जो है वो इसलिए जो है वो ये स्टेशनरी वेव्स कहलाती हैं। अब आ गई बात जी प्रोब डिटेक्टर, ये क्या होता है? ये जो है वो इलेक्ट्रिकल की जो लैब्स है, हमने तो खैर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की हुई है इलेक्ट्रिकल लैब में। ये प्रोब्स क्या होती हैं? ये सीआरओ के साथ जाकर कनेक्ट होती हैं। सीआरओ क्या होता है? ये मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था कि ये होता है जी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये जो है वो टीवी की तरह का होता है, टीवी से थोड़ा सा छोटा होता है। वो जो है वो वेवफॉर्म्स हमको दिखाता है कि किस तरह की वेवफॉर्म जो है वो जनरेट हो रही हैं। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के ऊपर ये जो माइक्रोवेव यहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं, उसको हमने रास्ते में, आप समझे कि ये हमने जो है वो एक प्रोब लगाई हुई है जो उनको डिटेक्ट करके यहाँ लेके आ रही है, और सीआरओ के ऊपर जो है वो हमको दिखा रही है। और ये प्रोब्स क्या होती हैं? ये यानी आप समझे कि सीआरओ को कहीं से एनर्जी, उसको कहीं से कोई चीज मिलेगी तो वो दिखाएगा ना वेवफॉर्म को। तो प्रोब जो है वो वहां से वेवफॉर्म्स को अपने अंदर लेकर आती हैं, जिस तरह वहां से मेटल वेव गाइड थी। तो इसी तरह प्रोब जो है वो यहाँ से जो है वो इस वेवफॉर्म्स को लेकर आती हैं और सीआरओ के अंदर जो है वो दिखाती हैं। अच्छा, हमारे उधर जो है कि ये एक दिलचस्प बात होती थी। हमारे टीचर्स अक्सर कहते होते थे कि ये जो होता है डीएमएम और सीआरओ, जिस बंदे को ये दो चीजें चलानी आ गई, इसका मतलब है उसको सारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ गई। ये दो चीजें इतनी अहम होती हैं। तो सीआरओ तो मैंने आपको बता दिया कि वेवफॉर्म दिखाने के लिए इस्तेमाल होती है। और डीएमएम क्या होता है? ये आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, आपके घर में अगर कोई चीज वगैरह खराब हो जाए, तो वो जो मैकेनिक आप बुलाते हैं, बिजली का इलेक्ट्रिशियन, तो उसके पास जो है वो कैलकुलेटर की तरह का जो है वो एक डब्बा सा होता है, छोटा सा, लाल से रंग का या ब्लैक कलर का।
तो उसके वो कैलकुलेटर की तरह का होता है, तो उसके अंदर से जो है वो दो तारें निकल रही होती हैं, एक रेड होती है, एक जो है वो ब्लैक होती है। वो जो है वो किसी भी सर्किट के ऊपर या किसी भी मशीन के ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर लगाते हैं, तो वहां से जो है वो करंट और वोल्टेज को चेक करते हैं। फिर उसके ऊपर जिस तरह कैलकुलेटर के ऊपर रीडिंग आती है, इसी तरह उसी के ऊपर ऊपर भी आती हैं, तो उसको बोलते हैं डीएमएम और सीआरओ। खैर ये तो थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की चीज़ें। तो ये जो है वो प्रोब डिटेक्टर वहां से जो है वो उन माइक्रोवेव्स को लेकर आता है और सीआरओ के ऊपर जो है वो हमको दिखाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है वो कौन सी चीज़ें यूज हो रही हैं? माइक्रोवेव सोर्स है, ट्रांसमीटर है, प्रोब डिटेक्टर है, सीआरओ है, मैटर रिफ्लेक्टर है। ठीक है जी। अब लास्ट पैराग्राफ है, द वेव्स कमिंग आउट ऑफ माइक्रोवेव सोर्स आर मूविंग टुवर्ड द मेटल प्लेट। जो यहाँ से जो है वो प्रोड्यूस हो रही है वो मेटल प्लेट की जानब जा रही हैं, देन रिफ्लेक्टेड बैक, और फिर जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं। द रिफ्लेक्टेड वेव एंड इंसिडेंट वेव सुपरपोज एंड क्रिएट ए स्टेशनरी वेव पैटर्न। वो जो वेव जा रही थी और फिर जो वापस आई आ रही है, उन्होंने जो है वो एक स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस कर दी है जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। दिस कैन बी डिटेक्टेड बाय अ प्रोब डिटेक्टर। इसको हमने जो है वो प्रोब डिटेक्टर से डिटेक्ट कर लिया है, जो उनके दरमियान हमने लगा दी थी। द इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय द डिटेक्टर। हमने डिटेक्टर से जो है उसकी इंटेंसिटी डिटेक्ट कर ली है। यू कैन मूव द प्लेट और डिटेक्टर टू ऑब्जर्व एंटी नोड एंड नोड। तो आप जो है वो डिटेक्टर को किसी भी जगह पर जो है वो यहाँ रख लें, यहाँ रख लें, आपको पता लग जाएगा वो नोड है या एंटी नोड है। आप जो है वो सारी चीज़ें वेरीफाई जो है वो कर सकते हैं। खैर एनीवेज, आज का ये वाला जो है वो टॉपिक ही ये 7.7 में ख़त्म हो गया। थैंक यू।